हेलो स्टूडेंट, मैं आपको करवा रही हूँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, इसकी रचना के बारे में पढ़ चुके हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते क्या हैं, उनको कहाँ से क्या राशि प्राप्त होती है, उनकी योग्यताएं क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? न्यायिक मीन्स होता है न्याय करना। पुनर्निरीक्षण, आप इसको 2 वर्ड में तोड़ दीजिए। एक हो गया पुनः, दूसरा हो गया निरीक्षण, यानी कि पुनः निरीक्षण, दोबारा देखना। यानी कि जो न्याय किया गया है उस पर फिर से विचार करना, फिर से उसको निरीक्षण मीन्स होता है देखना और पुनः मीन्स होता है दोबारा। तो यानी कि जो न्याय किया गया है उसको दोबारा से देखना। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष और विपक्ष में आपने तर्क देने हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पक्ष में क्या है, फिर इसके विपक्ष में यानी कि इसकी आलोचना। किसी भी राष्ट्र में एक अच्छी शासन व्यवस्था की पहचान उसका न्याय विभाग है, क्योंकि राष्ट्र के नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार तथा कानूनों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इस बात का ध्यान रखा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार या उसका कोई भी अंग अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करे। सरकार के अंग यानी कि आपको 3 अंग बता दिए गए थे, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें कहा गया है कि कोई भी अंग इन तीनों में से अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करें। जो उनके अधिकार हैं तीनों के, उनको वो पूर्ण रूप से निभाएं और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य को करें। भारत में न्यायपालिका इस प्रकार का उत्तरदायित्व अपनी एक विशेष शक्ति न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा अदा करती है। यहाँ पर यह बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण रूपी शक्ति का जन्म अमेरिका में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा किया गया, जो आज भारत जैसे राष्ट्रों के संविधानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यानी कि जो ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण वर्ड है, ये शक्ति है, ये अमेरिका में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था मार्शल, उसके द्वारा किया गया था। परंतु सवाल ये होता है कि वास्तव में न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है, भारतीय संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है तथा क्या यह शक्ति उचित भी है या नहीं। यदि हाँ तो इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, यदि नहीं तो इसके विपक्ष में कौन से तर्क सामने आते हैं, हम उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ हम समझते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत में भी संविधान को सर्वोपरि माना गया है। कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान के विरुद्ध हो, क्योंकि न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जो ऐसा करने से रोकती है। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों व दिए गए आदेशों तथा सरकारी
सरकारी संस्थाओं की किसी भी कार्रवाई की संवैधानिक जांच करती है, अर्थात वह जांच कर सकती है कि कानून, आदेश और कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि कोई कानून, आदेश या सरकार की कार्रवाई संविधान के विरुद्ध है तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। देखो, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ ये है कि कोई भी जो संविधान में रूल दिए गए हैं उनसे ऊपर बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है, उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है न्यायिक पुनरीक्षण में कि विधान पालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तथा कार्यपालिका द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं, तो इनकी कार्रवाई की संवैधानिक जांच करती है ये कि कानून, आदेश या कार्रवाई संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर विरुद्ध हैं तो यह न्यायपालिका, तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो यानी कि ये पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 13, इसके अनुसार कहा गया है कि राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करता है तो उसे अवैध समझा जाएगा। अनुच्छेद 32, भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार होगा, अर्थात इस अनुच्छेद में नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 124(6) में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को ग्रहण करने से पहले संविधान व कानून के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेंगे। अनुच्छेद 131 और 32 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपील सुनने का अधिकार है। तो ये भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की सख्ती या आलोचना किस प्रकार से होती है। फर्स्ट है, न्यायाधीश जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, क्योंकि देखो न्यायाधीश को चुनने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते। आलोचकों का मानना है कि न्यायपालिका को प्राप्त यह शक्ति इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है, जबकि इसको अवैध घोषित करने वाले न्यायाधीश जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते। वे तो केवल संविधान के आधार पर कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, अर्थात वे संविधान की किताब के सामने जनता की भावनाओं को समाप्त कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए इसके विपक्ष में ये तर्क दिया गया है। दोषपूर्ण विधि। इस शक्ति के अधीन कानूनों की संवैधानिकता को जांचने की जो विधि अपनाई जाती है वह दोषपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय जब भी किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है तो वह निर्णय बहुमत के आधार पर लेता है। मान लीजिए यदि किसी कानून की संवैधानिकता को जांचने के लिए 11 जजों की पीठ है तो उनमें से 6 न्यायाधीश इस कानून का समर्थन करते हैं और 5 उसका विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 की बात को माना जाएगा। इस प्रकार केवल एक जज के मत के कारण यह कानून वैध या अवैध हो सकता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। यानी कि जो उन 5 ने मना किया है किसी बात के लिए, उनका कानून मान्य नहीं होगा। केवल ये देखा जाएगा कि इनकी संख्या ज़्यादा है, जिन्होंने सहमति जताई है, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही उसको मान लिया जाता है। तो आलोचकों का कहना है कि यह उचित नहीं है। थर्ड पॉइंट है, यह विधान पालिका के सम्मान को कम करती है। इस शक्ति के अंतर्गत
जब भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित करता है तो इससे विधानमंडल के सम्मान में कमी आती है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित होती है, जिसके कारण विधानमंडल के सदस्य अपने आप को तुच्छ समझते हैं। तो ये आलोचक हैं। अब आलोचक हैं तो वो इसके विपक्ष में तर्क देंगे, वो इसमें कुछ ना कुछ कमियां अवश्य निकालेंगे। विधानपालिका व न्यायपालिका में टकराव पैदा होने की संभावना। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के कारण विधानपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जैसे 1967 का गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, संसद द्वारा 1971 में 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था आदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा रद्द कर दी। इस प्रकार यह शक्ति न्यायपालिका और विधानपालिका में गतिरोध को बढ़ा सकती है। कानून का मुख्य उद्देश्य नष्ट होने की संभावना। न्यायपालिका की शक्ति के प्रयोग से अनेक बार कानून का उद्देश्य ही तो कई बार क्या किया गया है इसमें कि कानून नष्ट होते हुए देखा गया है, क्योंकि विधानपालिका द्वारा जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाता है और कोई व्यक्ति उस कानून को न्यायालय में चुनौती देता है तो न्यायालय उस पर निर्णय होने तक सदगण आदेश दे सकता है। सदगण यानी कि रोकना। लेकिन जब तक संपूर्ण फैसला आता है तब तक कानून का महत्व व उद्देश्य दोनों समाप्त हो चुके होते हैं। 6 न्यायिक तानाशाही की स्थापना की संभावना। जहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका को सौंपी गई है, वहाँ पर न्यायपालिका की तानाशाही की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि न्यायाधीश कानूनों को रद्द करते चले जाएंगे तो ऐसी अवस्था में शासन देश के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि न्यायाधीशों द्वारा चलाया जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए यह शक्ति दोषपूर्ण है। तो आलोचकों ने विभिन्न तरह की बातें इसमें बताई हैं जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। देखो, न्यायिक पुनरीक्षण से अभिप्राय है कि न्यायपालिका को विधानपालिका के द्वारा जो पारित कानून हैं और कार्यपालिका के द्वारा जो जारी किए गए आदेश हैं उनको जांच करने का अधिकार है। यदि न्यायपालिका किसी कानून को संविधान को तो न्यायिक पुनरीक्षण में क्या है कि न्यायपालिका को विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करने का अधिकार है। यानी कि वह उनके बारे में जांच कर सकती है जो विधानपालिका ने कानून बनाए हैं और जो कार्यपालिका ने लागू किए हैं, उनके ऊपर जांच करने का आदेश उसको है। यदि न्यायपालिका किसी कानून को संविधान के विरुद्ध समझे तो वह उसे अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है। ठीक है, तो इन तीनों में न्यायपालिका सबसे ऊपर हुई। फिर इसके विपक्ष में कुछ मत दिए गए थे हमें। कुछ तर्क हैं जो इसके पक्ष में दिए गए हैं। अब हम जो पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जो इसके आलोचक नहीं थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यायिक पुनरीक्षण में तो केवल आपने ये लर्न करना है कि सरकार के 3 अंग हैं। उन 3 अंगों में जो विधानपालिका है कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती है, आदेश देती है। तो इन पर जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है कि इन्होंने जो कानून बनाए, अगर वो कानून संविधान के विरुद्ध है
तो वह उनको अवैध घोषित कर सकती है और अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है न्यायपालिका। तो इसके विपक्ष में हमने कुछ तर्क पढ़े, अब हम इसके पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट है संविधान की व्याख्या के लिए आवश्यक। कई बार संविधान की धारा या उपबंध को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा संविधान की उस विवादित धारा की व्याख्या करती है तथा वही अर्थ व व्याख्या अंतिम मानी जाती है। यदि वह शक्ति न्यायपालिका के पास नहीं होगी तो संविधान की व्याख्या की समस्या बनी रहेगी। सेकंड है संघात्मक प्रणाली के कुशल संचालन के लिए आवश्यक। कि जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो संविधान की व्याख्या के लिए आवश्यक है, वो संघात्मक प्रणाली के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। कि देश में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखो, यही लाइनें बार बार रिपीट होती रहती हैं क्योंकि लेसन है ना, कोरिलेटेड है एक दूसरे से। कुछ बातें जब आप पिछले लेसन में पढ़ोगे वही नेक्स्ट लेसन में कहीं ना कहीं आपको, तो इसलिए अच्छे से सभी लेसन को लर्न करें क्योंकि मिक्सअप मिलेगा आपको सभी में। यदि ये दोनों अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करें तो संघात्मक व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य करेगी। यदि कोई सरकार संविधान में निर्धारित क्षेत्र को दरकिनार करती है तो न्यायपालिका इस शक्ति के प्रयोग द्वारा उसे उसके क्षेत्र में रहने पर मजबूर कर देती है, जिससे संघात्मक व्यवस्था कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर पाती है। शासक दल की तानाशाही से बचाव। यदि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं होगी तो शासक दल अपने बहुमत का फ़ायदा उठाकर संविधान को दरकिनार करके अपने लाभ के लिए कानून व नीतियों का निर्माण करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। परंतु वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि न्यायपालिका अपनी इस शक्ति के द्वारा उसकी ऐसी कार्रवाई को अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है, कानून के शासन को संभव बनाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कानून के शासन से अभिप्राय है कि कानून की सर्वोच्चता है, यानी कि कानून ही सबसे ऊपर है। हमारे देश में कानून का शासन है। कानून की नज़र में प्रधानमंत्री से संतरी तक सभी एक समान हैं। यदि भारतीय न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं होती तो देश में कानून का शासन संभव नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में देश में किसी दल या व्यक्ति का शासन होता है और वह कानून से ऊपर होता, परंतु न्यायपालिका की शक्ति ने देश के कानून के शासन को संभव बनाया है। फिफ्थ है संवैधानिक विकास में सहायक। कि न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति के प्रयोग द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बन गए हैं। हमारी न्यायपालिका ने एक अभियोग पर निर्णय देते हुए भारतीय संसद की भी एक सीमा तय कर दी है कि वह भारतीय संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो उसके मौलिक ढांचे व आत्मा के विरुद्ध हो। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा समय समय पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों ने संविधान का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लास्ट पॉइंट है हमारा लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। कि जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए है। प्रजातंत्र में लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रबंध होना अति आवश्यक है। यदि ऐसा प्रबंध न हो तो लोगों के अधिकार व स्वतंत्रता शासक दल की इच्छा पर निर्भर होकर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में लोगों के अधिकारों का हनन होने लगेगा। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति शासक दल को ऐसा करने से रोकती है। इसलिए विधान पालिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर कुठाराघात हो। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरीक्षण के तर्क और वितर्क पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। तो इन तर्क को आप अच्छी तरह से रीड करें क्योंकि अलग से क्वेश्चन एक शॉर्ट में भी आ सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके पक्ष में तर्क दीजिए या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया जाएगा इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो आप अच्छे से लर्न करें, इनको पढ़ें। इजी पॉइंट हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। जो अनुच्छेद इसमें दिए जाते हैं उनको अच्छे से लर्न करें।
क्योंकि अनुच्छेद जब आप अच्छे से लर्न करते हैं और बताया जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार क्या बातें कही गई हैं, तब मार्क कटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें।